वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। कल हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, फीचर्स पढ़ लिए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आज हम स्टार्ट करेंगे द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हो द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो ये एक तरीके का डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब होता है ये आप कह सकते हो कोई भी गड्ढा, ठीक है, होल, ठीक है। ये एक तरीका का क्या है, एक डिप्रेशन है। इकोनॉमी में डिप्रेशन कब आता है? इकोनॉमी में डिप्रेशन जब आता है जब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? वो बढ़ जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब बढ़ता है हमारी इकोनॉमी में? अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ता है जब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है। और जब एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो वहां पर अराइज हो जाएगी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हमारी जो हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, अगर हम इतिहास में जाते हैं, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो आई क्यों थी, उसकी वजह हम जान लेते हैं। शुरुआत में इकोनॉमिक्स जब बनी थी तो क्लासिकल थिंकिंग थी। जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्लासिकल थिंकिंग के इकोनॉमिस्ट थे। वो ये समझते थे कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है और जो फैक्ट्रीज हैं वो फुल एफिशिएंसी पर वर्क कर रही हैं। लेकिन हमारे 1929 में क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई कि जब जो आउटपुट लेवल था हमारा वो एकदम से घट गया और जो हमारा प्राइस है, जाहिर सी बात है कि जो आउटपुट लेवल आपका घट जाएगा तो आपकी प्राइस के जो रेट है वो बढ़ जाएंगे। तो जो प्राइस था हमारा वो बढ़ गया था, इसी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो घटने लगा था, क्योंकि लोगों के पास इनकम होती नहीं थी। इसीलिए वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई। अब भाई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आई तो लोगों को ये लगा कि भाई अब कुछ करना चाहिए इसके लिए। तब हमारे जो जॉन माइनर्ड कीन्स थे, मतलब कि जेएम कीन्स जिनको बोला जाता है, और तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली, ठीक है। उन्होंने थ्योरी निकाली और उन्होंने बुक लिखी 1936 में, एक बुक लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी और ये बुक लिखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारी इकोनॉमी में चाहे कितना भी एम्प्लॉयमेंट आ जाए लेकिन वहां पर थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। वहां पर हमारे पास कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी नहीं रहेगी। देयर इज सम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब हुआ क्या था, 1929 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आना चालू हुआ जो कि 1930 तक आ गया था, ठीक है। तो 1930 से जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हमारी मतलब कि हमारी इकोनॉमी में, अगर हम बोल दें कि जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप हो गई, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गई, तो वहां पर ये सिचुएशंस आई थी। लेकिन अगर हम देखें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो आयात निर्यात भी करती थी दूसरी कंट्रीज से, इसी वजह से उनका जो अफेक्ट था वो दूसरी कंट्रीज को भी झेलना पड़ गया। 1929 से लेकर कब तक, 1929 से लेकर 1933 तक जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3% से 25% तक चला गया। तो आप देख सकते हैं कि 3% से 25% तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। और इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो फैक्ट्रीज थी उनमें वर्कर्स को जॉब नहीं मिल पा रही थी। तब जो हमारे जेएम कीन्स थे, जो जॉन माइनर्ड कीन्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी बुक लिखी और फिर उसके बाद 1930 में मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वर्ड हमारे पास आया जिसका मतलब क्या था कि इकोनॉमी की स्टडी, और इकोनॉमी की स्टडी इस तरीके से कि वहां पर जो सिचुएशन आ रही है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको दूर कैसे करा जाए, उसको समझा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहां पर क्या हुआ कि लोगों को जॉब मिलना चालू हुई। इकोनॉमी जो है शुरुआत से चालू हुई और ये समझ के चालू हुई कि देयर इज सम अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अ इकोनॉमी। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930। तो भाई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद
जो हमारे जॉन माइनर्ड कीन्स थे उन्होंने क्या थ्योरी लिखी उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो भाई जो जॉन माइनर्ड कीन्स थे, हम आप इस नाम को याद कर लीजिए क्योंकि इनकी वजह से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो जॉन माइनर्ड कीन्स, इन्होंने क्या थ्योरी बनाई उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब हमारे जॉन माइनर्ड कीन्स की जो थ्योरी है, कीनीशियन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जो कंट्रीज में वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वो हमारी कौन सी कंट्रीज हैं, वो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब समझ गए होंगे, जहां पर फुल प्ले किसका होता है, मार्केट फोर्सेस का। ठीक है, फुल प्ले किसका होता है, मार्केट फोर्सेस का होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और हम अपनी जो प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम समझेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या सिचुएशन बताई उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सेक्टर्स। हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर कौन सा होता है हमारा, पहला सेक्टर होता है फर्म। ठीक है, फर्म मतलब जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं उनको बोला जाता है फर्म। मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती है हमारी, मतलब कि जो 3 सेक्टर्स है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो आते हैं हमारी फर्म में। ठीक है, जितनी भी मार्केट्स की जितनी भी दुकानें हैं या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो सब किस में आएंगी, फर्म्स में आएंगी। फर्म में कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे हमारे पास। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने माइक्रो में भी पढ़ा था। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के बाद दूसरी चीज क्या होगी, कैपिटल। कैपिटल के बाद लेबर, लेबर के बाद लैंड। ये 4 चीजें हमने पहले से पढ़ी थी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 चीजें क्या है, इस फर्म में काम करती हैं जिससे कि फर्म चल सके, फर्म में प्रोडक्शन हो सके। अब भाई जो हमारे पास जो रेवेन्यू, जो भी हम इसमें से बेचते हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू मिलता है, वही रेवेन्यू इन सब में बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कैपिटल को क्या मिल जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल जो एंटरप्रेन्योर ने जो मशीन्स खरीदी, जो अपना जो खुद का लगाया पैसा, उसको बोला जाता है कैपिटल। ठीक है, लेबर क्या है, लेबर हमारे पास, लेबर जो है वो वर्क कर रहे हैं किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी फर्म में, तो उनको क्या मिलेगा, उनको वेजेस मिलेंगे। जो हमारे पास लैंड है, जिस पर हमने लिया था लैंड, जिस पर हम फैक्ट्री सेटअप करी, उस पर क्या बोलेंगे हम, उस पर हम रेंट देंगे। ये सब क्या है, ये फैक्टर इनकम है। क्योंकि जो हमारा आने वाला चैप्टर है वो नेशनल इनकम, वो इन्हीं चीजों पर बेस्ड है, इसीलिए मैं आपको पहले से समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी में जब जो हमारे पास जो लास्ट बचता है वो बचता है प्रॉफिट, वो जाता है किसके पास, वो जाता है हमारा एंटरप्रेन्योर के पास। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या ले रहा है, एंटरप्रेन्योर यहाँ पर रिस्क ले रहा है इन सारी चीजों का। ठीक है, इसको इनकम देनी है, इन तीनों को इनकम देनी है, इसीलिए वो रिस्क लेता है, इसीलिए उसके पास क्या जाता है, प्रॉफिट जाता है। अब बात आती है, फर्म की बात हो गई हमारी यहाँ पर। अब फर्म के बाद एक दूसरा सेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट सेक्टर आप बोलोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर कहां से आ गया। तो देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी, हर इकोनॉमी में एक गवर्नमेंट सेक्टर होता ही है। अब भाई जो हमारे पुअर लोग हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में जो पुअर हैं, उनके लिए कौन वर्क करेगी, उनके लिए गवर्नमेंट वर्क करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इन पर टैक्सेस इंपोज करेगी। क्या इंपोज करेगी, टैक्सेस। ये क्या लाएगी, बजटरी पॉलिसीज लाएगी, बजटरी पॉलिसीज लाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सिचुएशन है, जो पुअरनेस की, वो खत्म होगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इससे क्या होगा, स्कूल सेटअप होंगे, जो गरीबों के लिए स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। तो वो काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। जो फर्म के पास जो इनकम आ रही है उसमें से गवर्नमेंट क्या लगाएगी, टैक्सेस लगाएगी उन इनकम पर, और उससे हमें
क्या मिलेगा उसको, उसका रेवेन्यू यहाँ पर बनेगा और रेवेन्यू से वो क्या करेगी, वेलफेयर करेगी। ठीक है, तो दूसरा सेक्टर हमारा कौन सा जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास तीसरा सेक्टर आता है हमारे पास जो बीच में रहता है, जिसको बोलते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर। अब भाई ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल मतलब कि जो क्या कर रहा है, जो फर्म में काम कर रहा है एज अ लेबर, या फिर वो एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, और वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। क्या कर रहा है वो, यहां पर क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन रहा है। दूसरी तरीके से फर्म में क्या कर रहा है, वो एज अ कंज्यूमर चीजों को खरीद रहा है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, टैक्सेस पे कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहा है, फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी दे रहा है, और एज अ कंज्यूमर वो कंज्यूम भी कर रहा है, डिमांड भी रख रहा है अपनी चीजों की। तो वो क्या हो गया, हाउस होल्ड, सिंगल इंडिविजुअल, जिसको हम आम आदमी भी कह सकते हैं। जो हमारा हाउस होल्ड है वो हमारी डिमांड नहीं रखेगा, तो हमारा फर्म बनाएगा कैसे चीजें, तो डिमांड रखना जरूरी है। इसके बाद एक चौथा सेक्टर आता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, हमने ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर पढ़ लिए, अब एक्सटर्नल सेक्टर भी हमें पढ़ना जरूरी है। देखो सारी चीजें एक बंद इकोनॉमी में नहीं होंगी, हमें अगर अच्छा ट्रेड करना है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक खासियत होती है कि वो क्या करेगी, वो फॉरेन ट्रेड करेगी, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसका जो उसकी जो इकोनॉमी वो अच्छी तरीके से वर्क करेगी। इसीलिए एक्सटर्नल सेक्टर भी यहां पर आता है। एक्सटर्नल सेक्टर में हमारा क्या आता है, एक्सपोर्ट, import. So for the open economy we need these two factors, these are the export and the import. export में हम क्या करते हैं, हमारे देश में कोई भी चीज बन रही है वो दूसरी चीज में दूसरे देश में पहुंचानी है, तो वो एक्सपोर्ट की मदद से जाएगी। और कोई भी चीज दूसरे देश से हमारे देश में आनी है तो वो किसकी मदद से आएगी, इंपोर्ट की मदद से आएगी। और गवर्नमेंट इन पर क्या करेगी, गवर्नमेंट इन पर टैरिफ लगाएगी, टैरिफ्स लगाएगी। टैरिफ लगाने से क्या होगा, उसके रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू से क्या होगा, वो चीजें खरीद सकेगी दूसरे देशों से, जो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा उसे दूसरे देशों से चीजों खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारे चार सेक्टर्स हैं जो हमारे जॉन माइनर्ड कीन्स ने जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी बताई, फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी बताई, जिसका मदद से क्या हो सकता है कि हमारे पास अगर कोई सा भी डिप्रेशन आ जाता है, अगर मान के चलो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ जाता है फ्यूचर में, तो क्या होगा कि ये चार सेक्टर जो है ना वो डिप्रेशन को बचा लेंगे। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। यहां पर एक चीज रह गई, यहां पर वेलफेयर। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है तो वेलफेयर भी कर रही है, वेलफेयर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कर रही है गवर्नमेंट वो वेलफेयर के जरिए कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो जॉन माइनर्ड कीन्स की थ्योरी में थी, जिसको हम कीनीशियन थ्योरी बोलते हैं। और आप कह सकते हैं कि ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक जिस्ट है, जो हमें आने वाली जो पूरे चैप्टर्स हैं उनमें हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ये नहीं आने वाला है लेकिन आप इसको जरूर से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।